नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुबई में बसने की एक स्कीम क्या लॉन्च हुई, ट्विटर पर लोग खुशी के मारे उड़ने लगे हैं। क्या भारत में अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो हर हाल में भारत छोड़ देना चाहते हैं, अभी और इसी वक्त? उन्हें यहाँ के सिस्टम और सुविधाओं से अब कोई उम्मीद नहीं बची। क्यों? जिनके पास पैसा है, जो कमा रहे हैं, वो अपनी कमाई बचाने के लिए दुबई जाने के लिए लालायित हैं। क्या इसलिए कि टैक्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं भारत में और सुविधा सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा? तो इस पर खुलकर बात करनी चाहिए कि 2019 के बाद से कॉरपोरेट पर टैक्स का भार तमाम तरह की छूट की स्कीमों को मिलाकर 15% तक रह गया है, जबकि व्यक्तिगत रूप से टैक्स देने वालों में सबसे अधिक मिडिल क्लास है। वह टैक्स देते देते सूख कर ककड़ी हो गया है और लकड़ी भी। तब फिर न्यूज लॉन्ड्री में छपे विवेक कौल के इस लेख पर यह मिडिल क्लास बहस क्यों नहीं कर रहा कि देश असल में वो चला रहा है, कॉरपोरेट नहीं। टैक्स देते देते उसकी हालत खराब हो रही है, मगर यह देश चल उसी के पैसे से रहा है। क्या मिडिल क्लास ने तय कर लिया है कि मौका मिलेगा तो भारत से भाग ही चलेंगे, लेकिन भारत में रहकर जरूरी सवाल नहीं उठाएंगे? टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अन्य विश्लेषण छपा है कि भारत के लोग अमेरिका की तुलना में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 21 रुपए ज्यादा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोश में मिडिल क्लास ने एक ऐसा देश बना दिया कि अब उसे भी लग रहा है कि बोलने का मतलब है छापा या जेल, और कहीं कोई सुनवाई नहीं। धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने की आंधी में मिडिल क्लास के कंधे पर टैक्स का बोझ बढ़ता गया और उसकी हलक से आवाज निकलनी बंद होती गई। मिडिल क्लास की चुप्पी अज्ञानता की चुप्पी नहीं है, उस डर की चुप्पी है जिसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। अब इस मिडिल क्लास के पास एक ही रास्ता है, कहीं से गोल्डन वीजा मिल जाए तो चुपचाप यहां से खिसक ले और व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग मैसेज के नाम पर राष्ट्रवादी विचार खेलता रहे। कौन लोग हैं जो गोल्डन वीजा को लेकर उत्साहित हैं? संयुक्त अरब अमीरात ने 23 लाख रुपए में आजीवन बसने के लिए गोल्डन वीजा इसी मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर बनाया होगा। क्या मिडिल क्लास या थोड़े से अधिक पैसे वाले अब भारत में टाइम काट रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं? ऐसा क्या है दुबई में कि जैसे ही वहां से गोल्डन वीजा की घोषणा हुई, ट्विटर पर भारतीयों में उत्साह की लहर दौड़ गई? क्या केवल यही कारण हो सकता है कि दुबई में पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगता, या और भी कारण हैं? हम क्यों नहीं दुबई की तरह सुरक्षित और सुविधाओं से लैस शहर बना सकें, जिसमें भारत के पैसे वालों का विश्वास हो? जब उन्हीं का विश्वास नहीं है तो फिर किसका यकीन है यहां के सिस्टम में? हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो पढ़ाई और रोजगार के लिए दुनिया के कई देशों में पलायन कर गए, बल्कि उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत में पैसा कमाया लेकिन टैक्स देते देते और यहां के शहरों की 3rd क्लास सुविधाओं से तंग आकर बोरिया बिस्तर बांधकर चले जाना चाहते हैं। भारत के अमीरों के इस पलायन को क्या नाम दिया जाए? क्या ये लोग अब मान चुके हैं कि भारत के शहरों का हाल कभी ठीक नहीं होगा? आपको जानना चाहिए कि जिस वक्त में राष्ट्रवाद का चूर्ण बंट रहा है, इसकी हवा चलाकर आपके अधिकार लगातार कम किए जा रहे हैं, उसी समय में अमीर लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं? क्यों भारत से निकल चलने का मौका खोजते हैं? भारत और बांग्लादेश के लोगों का ही ध्यान में रखकर यूएई ने यह स्कीम बनाई है। लिखा जा रहा है कि चीन को भी यह सुविधा दी जा सकती है। संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा लॉन्च किया है। इसके पहले आप 4.5 करोड़ से कुछ अधिक का निवेश कर दुबई में रहने का अधिकार प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने की कोई जरूरत नहीं, ना वहां बिजनेस में निवेश करने की जरूरत है। आप बस 23 लाख रुपया दीजिए, आपका बैकग्राउंड चेक होगा और वीजा मिल जाएगा। गोल्डन वीजा वाले स्थायी रूप से आजीवन दुबई में रह सकेंगे, उन्हें वहां की शानदार सुविधाएं मिलेंगी और कानूनी अधिकार भी। यही नहीं, गोल्डन वीजा वाले अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, घरेलू सहायकों और चालकों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके पहले यूएई में 4.5 करोड़ से अधिक का निवेश करना पड़ता था।
मगर अब यह काम 23 लाख से कुछ अधिक की एक मुश्त रकम देकर हो जाएगा। लगता है 23 लाख की रकम पर वीजा देने की योजना के पीछे ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम की वाहियात सुविधाओं से त्रस्त लोगों को ध्यान में रखा गया है। 4-4 करोड़ का फ्लैट है, अपार्टमेंट के बाहर गंदगी का अंबार, सुरक्षा का पता नहीं, अस्पताल से लेकर कॉलेज कुछ भी पता नहीं। हालत यह है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के लोग जितनी शेखी बघार लें, लेकिन इन 3 शहरों में एक भी ढंग का सरकारी कॉलेज नहीं है जहां इनके ही बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल कर सकें। प्राइवेट के नाम पर मोटी फीस वसूलने की दुकानें जरूर खुल गई हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज इस सिद्धांत पर चलते हैं कि अनजान और बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है, कोई ना कोई दैवी कृपा के सहारे एडमिशन लेने आ जाएगा कि पहले डिग्री ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, ग्रह नक्षत्र उसकी किस्मत बदल देंगे, और वह मोटी फीस दे आता है। मिडिल क्लास लगातार ठगा जा रहा है, अब उसे ठगने के लिए साइबर फ्रॉड की भी व्यवस्था सक्रिय कर दी गई है। तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर संयुक्त अरब अमीरात ने यह योजना शुरू की है ताकि यहां के लोग मात्र 23 लाख में गोल्डन वीजा लेकर दुबई में किराए के मकान में रहना शुरू कर दें। जरूरी नहीं कि आप वीजा लेकर लगातार ही वहां रहें। यह भी नियम बनाया गया है कि अगर आप 6 महीने तक दुबई से बाहर रहते हैं तब भी आपका वीजा मान्य रहेगा। अगर गोल्डन वीजा पाने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए तो भी उसके परिवार वाले यूएई में परमिट पूरा होने तक रह सकते हैं। दुबई से मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट के 3 घंटे लगते हैं और दुबई से दिल्ली और बेंगलुरु के 4 घंटे लगते हैं। अनुमान जताया जा रहा है करीब 5,000 भारतीय गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक स्कीम क्या आई कि एक झटके में 5,000 लोग भारत के महान शहरों को छोड़कर दुबई जाकर रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। दुबई में भारतीय दूतावास की वेबसाइट का आंकड़ा है कि वहां 43 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। अभी तक पलायन, नौकरी, पढ़ाई के नाम पर जा रहे थे, लेकिन यह एक नया पलायन है। वीजा पलायन, अच्छे शहरों की तलाश में पलायन। कहीं का भी वीजा मिल रहा है, भारत के ये लोग अटैची उठाकर चल देते हैं। यह अपने आप में बता रहा है कि यहां की बदहाल व्यवस्था से लोग बुरी तरह तंग आ गए हैं। भारत के पैसे वालों में भारत छोड़ने की इतनी बेचैनी क्यों है? क्या इसलिए कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई में टैक्स नहीं लगता? पैसे वाले लोग, मिडिल क्लास के लोग टैक्स देते देते परेशान हैं, बदले में उन्हें खास सुविधाएं मिल नहीं रही। उन्होंने अब यह सच्चाई देख ली है। कई देशों में घूमने जाते हैं तो पता चल गया है कि भारत में क्या मिल रहा है। इतना टैक्स देने के बाद भी कॉलेज से लेकर अस्पताल कबाड़ ही नसीब में उनके लिखे हैं। दुबई में कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता, कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगता। क्या भारत के लोग केवल टैक्स से तंग आकर वहां जाना चाहते हैं, या उन्हें सुविधाएं भी और सुरक्षा भी दुबई के मुकाबले नहीं मिल रही है? अच्छी पढ़ाई के लिए बच्चों को भारत से बाहर अलग अलग देशों में भेजना पड़ रहा है, तो भारत में रहकर वो क्या करेंगे? इसी मार्च में भारत सरकार ने आंकड़ा दिया कि 2014 से 2024 के बीच 17 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। कोविड के प्रतिबंधों के हटते ही 2022 में 2.25 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। हम नहीं जानते कि 2.25 लाख लोग क्यों भारत की नागरिकता छोड़ गए। क्या कोविड के कारण इस इंतजार में थे, या कोविड के समय भारत की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था का हाल उन्होंने देख लिया कि जिंदा रहना है तो सबसे पहले यहां से भागो? क्यों जा रहे हैं अमीर भारतीय, मिडिल क्लास भारतीय प्यारे भारत को छोड़कर? अगर 11 साल में इतना ही कमाल हो गया है तो पैसे वालों का पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? पूरे दुनिया में क्या हुआ? पैंडेमिक आया, महामारी। इंडिया में क्या आया? महाउत्सव। कुछ आ रहा है बाहर से, रेडी है? कोविड कहां से आया? फ्लाइट से, इंटरनेशनल। लॉकडाउन कहां लगा दिया? पूरे देश में। लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली। एक्टिविटी दे रहा हूं मैं। एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट होगा किसी ने एनालाइज किया?
459 में था अपने बैल्कनी में कि देख लूँ मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन कौन आएगा। उधर एक कौवे का घोंसला था, ठीक है। 459 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है जिंदगी, चिंता कोई नहीं कोई बात की, इस बच्चे को मैं यूपीएससी कराऊंगा, ये वाले को फॉरेन भेजूंगा। 5 बजे फिर थालियां बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा, उसको लगा एरिया में सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये देश गलत है। वो गोल्डन वीजा लेके दुबई चले गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। ट्रॉमा है उनमें। आप कोई भी कौवे के सामने थाली और ये सब लेके जाओ, बोलेगा दूर रखो मुझे इस पित्तल की दुनिया से, डेंजरस। यहां भी भारत सरकार को एक सर्वे करना चाहिए, कितने लोग कमाने गए हैं, कितने लोग टैक्स बचाने गए हैं और कितने वहां की विश्व स्तरीय सुविधाओं का लाभ उठाने गए हैं। इसी से पता चल जाएगा कि इन लोगों का भारत के विकास की गाथा में कितना यकीन है। आप अखबार उठाकर देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति सरकार की चमचागिरी करने में लगे हैं। आप समझते होंगे इन लोगों की मेहनत से भारत की तरक्की हो रही है, इनके टैक्स से सरकार का काम चल रहा है, लेकिन यह बात सही नहीं है। आपको विवेक कौल का लेख पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत सरकार को फंड कौन कर रहा है। कॉरपोरेट नहीं कर रहा, वही मिडिल क्लास कर रहा है, जो धर्म की राजनीति में और गोदी मीडिया के भारत में अपने आप को विजेता की तरह देखता है। दरअसल वो विजेता नहीं है, पराजित है। एक ऐसा हारा हुआ क्लास है जिसके पास मुसलमानों से नफरत के एजेंडे के अलावा कुछ भी नहीं, जिससे वो खुद को विजेता की तरह देखे। इसलिए वो मौका खोज रहा है किसी तरह भारत छोड़ दिया जाए, अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। विवेक कौल की रिपोर्ट में कई तरह के चार्ट का इस्तेमाल किया गया है। विवेक दिखाते हैं कि आम मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। 2019 के पहले भारत में जितना भी टैक्स जमा होता था उसमें कॉरपोरेट का हिस्सा ज्यादा होता था, बड़ी बड़ी कंपनियों का, जिनका मुनाफा या बिजनेस कई लाख करोड़ हजारों करोड़ में होता है। लेकिन उस साल 30% का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया। यही नहीं, कॉरपोरेट को कई तरह की छूट भी दी गई, जिससे कॉरपोरेट पर टैक्स 15% के बराबर आ गया। इससे हुआ यह कि 2024-25 में भारत सरकार ने आम करदाताओं से 12,57,000 करोड़ रुपए जमा किए और कॉरपोरेट से मात्र 9.8 लाख करोड़ ही। मतलब आम मिडिल क्लास ने कॉरपोरेट से 28% ज्यादा टैक्स दिया। यही नहीं, 2025-26 में यह अंतर बढ़कर 33% हो जाने का अनुमान है। तो विवेक कौल दिखा रहे हैं कि भारत में जो कम कमाने वाला है, मिडिल क्लास है, वही ज्यादा टैक्स दे रहा है और उसकी टैक्स देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। तभी तो कॉरपोरेट की तुलना में व्यक्तिगत टैक्स देने वालों का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 2019 से पहले यानी 2016-17 में आयकर और कॉरपोरेट टैक्स के बीच 72% का अनुपात था। लेकिन जब से सरकार ने कॉरपोरेट की तुलना में आम आयकर दाताओं से टैक्स ज्यादा लेना शुरू किया है, यह अनुपात 72 की जगह 100 से भी अधिक हो गया, 128%। 128% होने का मतलब है निजी करदाता से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। एक अन्य चार्ट में विवेक कौल दिखाते हैं कि अगर जीडीपी में योगदान के हिसाब से देखें तो भी आयकर का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। नीली लाइन जीडीपी में इनकम टैक्स के बढ़ते योगदान को दिखाती है और नारंगी लाइन कॉरपोरेट के घटते टैक्स को। 2016-17 में कॉरपोरेट टैक्स का योगदान इनकम टैक्स से करीब 1% ज्यादा था। 2021-22 तक यह फर्क कम होते होते बराबर पर आया और उसके बाद से आयकर का योगदान लगातार बढ़ा ही है। अब तो कॉरपोरेट टैक्स का योगदान 2016 के 3.2% से भी कम हो गया है, सिर्फ 3% रह गया है। तो भारत की सरकार को इंडिया इंक फंड नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। यही कारण है कि कॉरपोरेट चुप है, उसके मुनाफे पर ज्यादा टैक्स बचता जा रहा है।
मिडिल क्लास की जेब खाली की जा रही है ताकि देश चल सके, और कॉरपोरेट से टैक्स कम लिया जा रहा है ताकि उनका खजाना भर जाए। आज हालत यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं तो बाजार में मांग नहीं है, चीजें बिक नहीं रही हैं, लेकिन कॉरपोरेट के पास कैश का अंबार जमा होता जा रहा है। उसे टैक्स की छूट इसीलिए तो दी गई कि निवेश करेगा तो नौकरियां बढ़ेंगी, सैलरी बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 जुलाई के मिंट अखबार में अभिनव साहा की यह रिपोर्ट छपी है, पढ़िए। लिखा है, वैश्विक अनिश्चितता और मांग में कमी के चलते इंडिया इंक ने पिछले वित्त वर्ष में नए निवेश करने के बजाय अपनी वित्तीय सुरक्षा का रास्ता चुना है। क्या इनके पास कोई आइडिया भी है? मिंट का दावा है कि इंडिया इंक 5 लाख करोड़ रुपए के भंडार पर बैठा है। मुनाफे बढ़ गए, बैलेंस शीट अच्छी हो गई, फिर भी कंपनियां निवेश नहीं कर रही, अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देना पसंद कर रही हैं। तो बीएसई पर लिस्ट की हुई 285 कंपनियों के विश्लेषण के बाद यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। एक साल में इन कंपनियों की कैश होल्डिंग में 12% का इजाफा हुआ है। तो मिडिल क्लास बोलने लायक नहीं बचा, उसे अब केवल एक ही असुरक्षा समझ आती है, जिसे नफरत के नाम पर गोदी चैनल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और रिश्तेदार दिन रात पैदा करते हैं। मिडिल क्लास को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसकी असली असुरक्षा आर्थिक है, पैसे की। एक दिन लोन लेने की क्षमता भी उसकी समाप्त हो जाएगी, तब वो क्या करेगा? आप मिडिल क्लास को अब नहीं समझा सकते कि धर्म की राजनीति ने उसे बर्बाद कर दिया है। उससे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है और कॉरपोरेट को ज्यादा राहत दी जा रही है। मिडिल क्लास को केवल झुंझुना एंड फर्जी हेडलाइन से बहलाया जा सकता है कि भारत का नाम हो रहा है, उसी में खुश है। हिंदी अखबारों और चैनलों में कूड़ा छापा जा रहा है, इसलिए कूड़ा दिखाया जाता है ताकि उसका पाठक या दर्शक इन बातों को समझने लायक ना रहे और ये बातें उसके ध्यान में ना आए। 6 जुलाई को एक हेडलाइन छपी होगी कि भारत में आर्थिक असमानता काफी कम हो गई है और भारत उन 4 देशों में आ गया है जहां आर्थिक असमानता कम है। जिन अखबारों में पिछले 5 वर्षों से लगातार आर्थिक असमानता की खबरें छप रही हैं, जो अखबार आंकड़े दिखा रहे हैं कि भारत की ज्यादातर संपत्ति या पैसा मुट्ठी भर 1% लोगों के हाथ में सिमट कर रह गया है, अमीर ही अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है, उन्हीं अखबारों में पीआईबी के इस प्रेस रिलीज को छापा जाता है कि भारत में आर्थिक असमानता कम हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, टॉप 10 मोस्ट इक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड इंडियाज रैंक इन इट। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार आर्थिक समानता के मामले में भारत अमेरिका और चीन से भी आगे निकल चुका है। 17 करोड़ लोगों को अति गरीब श्रेणी से निकाला जा चुका है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर छाप दी कि सरकार के अनुसार भारत आर्थिक समानता के मामले में चौथे रैंक पर है। द हिंदू ने भी हेडलाइन बनाई कि भारत दुनिया का चौथा सबसे समान देश। बताइए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? जिस देश में आम आदमी ज्यादा टैक्स दे रहा है, कॉरपोरेट कम टैक्स दे रहा है, वहां आर्थिक असमानता कैसे घट सकती है? आपको इतनी मेहनत से हिंदी का कोई अखबार नहीं बताएगा। अखबार का काम हो गया है झूठ छापना। द वायर की सुरभि केसर ने ट्विटर पर अभियान चला दिया कि खबर गलत तरीके से छापी गई। पीआईबी ने वर्ल्ड बैंक के आंकड़े को ठीक से नहीं समझा और ना पेश किया। मान लीजिए 2 लोग 50,000 का सामान खरीदते हैं, एक आदमी अपनी सारी आमदनी उसी में लगा देता है, लेकिन एक दूसरा आदमी है जो 1 लाख की बचत के बाद 50,000 रुपए खर्च करता है। तो दोनों में अंतर है। क्या आप दोनों को बराबर मान लेंगे? पीआईबी ने उपभोग के वर्ल्ड बैंक द्वारा छापे गए इस आंकड़े को चुनकर अन्य देशों के आय की असमानता वाले सूचकांक से तुलना कर दी और कहा कि भारत में समानता बढ़ी है, जबकि इस तरह की तुलना अर्थशास्त्र के हिसाब से गलत है। सभी देशों के एक ही प्रकार के आंकड़ों की तुलना की जानी चाहिए, मगर पीआईबी ने इस तरह से तुलना की कि लगे कि भारत में असमानता अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। पीआईबी उपभोग के आंकड़ों के आधार पर कहती है कि भारत दूसरे देशों से काफी बेहतर है, लेकिन बात आय के हिसाब से होनी चाहिए। उपभोग के आंकड़े को देखकर असमानता की असलियत दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अमीरों ने कितनी बचत की है उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। विश्व बैंक की उसी रिपोर्ट में भारत में आय की असमानता पर जो आंकड़ा दिया गया है
उसे पीआईबी की तरफ से नहीं छापा जाता। विश्व बैंक ने लिखा है कि भारत के टॉप 10% लोग सबसे गरीब 10% लोगों से 13 गुना अधिक कमाई करते हैं। इतना अंतर है। इस जानकारी पर पीआईबी के प्रेस नोट में कोई बात नहीं लिखी है। लीपापोती कर सही आंकड़ों को घुमाकर पेश किया जा रहा है, जबकि सच यह है कि आय की असमानता के मामले में भारत दुनिया के 216 देशों में 176वें रैंक पर है। 2009 के मुकाबले 61 पायदान नीचे आया है। 61, यानी असमानता बढ़ गई है। सवाल है कि आप इतना टैक्स दिए जा रहे हैं, आपके शहर में एक ढंग का अच्छा कॉलेज नहीं, अस्पताल नहीं, और ऊपर से झूठ फ्री में। क्या मिडिल क्लास को सुविधा के नाम पर केवल झूठ और प्रोपेगेंडा चाहिए? जब इसकी आदत लगी गई है तो भारत छोड़कर दुबई और लंदन क्यों जा रहे हैं? यहीं रही है, इसकी फसल यहां लहलहा रही है। गोल्डन वीजा से कितने लोग भाग कर जाएंगे? आज न कल यहां के हालात के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी।